नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज के इस चर्चा सत्र में हम गुणवत्ता आश्वासन की एजेंसियों मुख्यतः एनआईआरएफ के विशेषताओं और भूमिकाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, उच्च शिक्षा के संदर्भ में गुणवत्ता श्रेष्ठता का पैमाना या स्तर होता है। इसके आधार पर हम किसी भी संस्थान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उसके समुदाय के साथ संबंध, शोध के स्तर और आम जनता और विशेषज्ञों के उसके प्रति प्रत्याक्षण का निर्धारण करते हैं। इसका आशय किसी वस्तु या संस्था में निहित श्रेष्ठता से होता है। मित्रों, गुणवत्ता के संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि जब कोई संस्था गुणवत्ता के किसी खास स्तर पर, विशिष्ट स्तर पर पहुंच जाती है, तो यह आवश्यक होता है कि उसके उस विशिष्ट स्तर को, अर्थात गुणवत्ता की न्यूनतम कसौटी को बनाए रखा जाए, और इसके लिए हमें सतत प्रयत्न करना होता है। गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए किए जाने वाला सतत प्रयत्न ही गुणवत्ता आश्वासन कहलाता है। इसके अंतर्गत गुणवत्ता को सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण घटक है। मित्रों, जब तक आप गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक आप उस संस्थान की प्रभावशीलता को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, और किसी भी संस्थान की प्रभावशीलता में हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी होती है। तात्पर्य यह है कि यदि गुणवत्ता किसी भी वस्तु या संस्था की श्रेष्ठता का पैमाना है, तो उस श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए भी हमें अनवरत प्रयत्न करना होता है, और इस अनवरत प्रयत्न करने की प्रक्रिया में संस्थान अपने सामने कुछ लक्ष्य रखता है। संस्थान के उन लक्ष्यों का मापन भी किया जाता है, और इसके आधार पर तय किया जाता है कि वह संस्थान प्रदत्त लक्ष्यों के अनुरूप कितने प्रभावशाली तरीके से कार्य कर रहा है। अब तक मैंने आपके सामने शैक्षिक गुणवत्ता और गुणवत्ता आश्वासन के जिन बिंदुओं की चर्चा की, उसके कुछ संकेतक भी बनाए गए हैं। शैक्षिक संस्थाओं के संदर्भ में देखा जाए तो पहले वर्ग के संकेतक संदर्भ संबंधित संकेतक हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की विशेषताओं का आकलन किया जाता है, उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विविधता, शिक्षण व्यवस्था की स्थिति और स्थानीय मुद्दों को भी हम सम्मिलित करते हैं। तात्पर्य यह है कि कोई भी संस्था अपने संदर्भ के लिए कितनी रिस्पॉन्सिव है, इसको भी हम गुणवत्ता का एक पैमाना मानते हैं। इससे संबंधित आंकड़ों को संकलित करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है, कक्षा अवलोकन किया जाता है, निगरानी रिपोर्ट बनाई जाती है, और स्वमूल्यांकन के आधार पर भी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। संदर्भ संबंधित संकेतकों के बाद अगला स्थान आगत संकेतकों का आता है। ये संकेतक बताते हैं कि सीखने को सुगम करने के लिए कौन से संसाधन किस तरीके से प्रयुक्त किए गए। इसके अंतर्गत संस्थान की वित्तीय स्थिति, भौतिक और मानवीय संसाधनों की उपलब्धता, संस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनके नियोजन का आकलन किया जाता है। आगत संकेतकों के आधार पर पता चलता है कि कोई भी संस्थान निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपने संसाधनों का नियोजन किस तरह से कर रहा है। प्रक्रिया संकेतक यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकेतक होते हैं। इसके अंतर्गत हमारे सम्मुख प्रश्न होता है कि शैक्षिक गतिविधियों और क्रियाकलापों का संचालन किस तरीके से किया गया, कैसे किसी विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया। आप सभी जानते हैं कि शैक्षिक संस्थानों की विशिष्ट भूमिका प्रक्रियागत आयामों से ही संबंधित होती है। वह प्रक्रियागत आयाम कक्षा शिक्षण हो सकता है, कक्षेतर गतिविधियां हो सकती हैं, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां हो सकती हैं, विद्यार्थियों की नियोजन संबंधित गतिविधियां हो सकती हैं। इन्हें ध्यान में रखकर किसी भी संस्था की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी भी अध्ययन कार्यक्रम में हमने जिन प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण माना है, उन प्रक्रियाओं का मापन करते हैं। वे प्रक्रियाएं किस ढंग से क्रियान्वित हुई और कितनी प्रभावशाली रही। निर्गत संकेतक
इसके अंतर्गत यह मापन किया जाता है कि किसी कार्यक्रम को संचालित करने के पूर्व हमने जिन निष्पत्तियों, जिन लक्ष्यों को निर्धारित किया था, वे किस सीमा तक प्राप्त हुए। निर्गत संकेतक हमारे लिए महत्वपूर्ण संकेतक होते हैं। ये आगत संकेतक, प्रक्रिया संकेतक, संदर्भ आधारित संकेतकों के संयुक्त प्रतिफल को दर्शाते हैं। इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को आधार बनाया जाता है। उनके प्रदर्शन को आधार बनाकर, उनके नियोजन को आधार बनाकर पाठ्यक्रम विशेष और पाठ्यक्रम विशेष के अलग अलग पाठ्यक्रमों में प्रदर्शन के समग्र प्रतिफल को हम संस्था के प्रतिफल के रूप में मापने का प्रयत्न करते हैं। इस ढंग से आप देख सकते हैं कि शैक्षिक गुणवत्ता का मापन करने के लिए कोई एक क्राइटेरिया नहीं सुनिश्चित किया जा सकता है। इसमें हमें संदर्भ, आगत, निर्गत, संसाधन सभी आयामों को सम्मिलित रूप से ध्यान में रखना होता है। भारत की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आजादी के बाद से हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता सुनिश्चयन एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में उभर कर सामने आई। एक ओर हमारी उच्च शिक्षा का विस्तार हो रहा था, दूसरी ओर राज्य उसमें समावेशन और अवसरों की समानता का मापन करना चाहता था, तीसरी ओर बाजार का भी प्रवेश हो रहा था। इन स्थितियों में भारत में शैक्षिक गुणवत्ता के आश्वासन के लिए राज्य ने कई एजेंसियों को निर्मित किया और उन एजेंसियों को शैक्षिक गुणवत्ता का मापन करने का दायित्व भी सौंपा। उदाहरण के लिए कुछ एजेंसियां हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जिसे आप नैक कहते हैं, भारतीय गुणवत्ता परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। आज के इस चर्चा सत्र में मैं आपके साथ राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के ऊपर विस्तार से चर्चा करूंगा। आज के इस चर्चा सत्र में मैं आपके साथ राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के ऊपर विस्तार से चर्चा करूंगा। यह भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं की एक रैंकिंग प्रणाली है। इसकी परिकल्पना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी और इसकी पहली रिपोर्ट 2016 में प्रकाशित हुई। वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की समस्त संस्थाओं के लिए इस रैंकिंग प्रणाली में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इस तरह की रैंकिंग प्रणाली का विकास क्यों किया गया? मित्रों, आप परिचित होंगे कि विश्व स्तर पर टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जैसे तंत्रों की व्यापक स्वीकृति है। ये दोनों प्रकार के मुख्य सर्वेक्षण पाश्चात्य संदर्भों और पाश्चात्य विश्वविद्यालयों की आवश्यकता के अनुसार मानकों को चुनते हैं और उसके आधार पर सर्वेक्षण करते हैं। इस तरह के सर्वेक्षण भारतीय परिस्थितियों के प्रति रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए भारत के विश्वविद्यालयों की विकास यात्रा के संदर्भ में भारतीय समाज की आवश्यकता, शिक्षण के इतिहास, जनशिक्षा के प्रसार, शोध की ओर बढ़ते कदम को संज्ञान में लेते हुए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का विकास किया गया। इस पर चर्चा करने के पहले मैं आपके साथ विश्व के 2 प्रमुख विश्वविद्यालयी तंत्र के रैंकिंग सिस्टम की चर्चा करना चाहूंगा। पहला है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। इसके अंतर्गत 5 वृहद वर्गों में 13 संकेतकों के द्वारा विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। पहला वर्ग है शिक्षण। इसके अंतर्गत प्रतिष्ठा सर्वे किया जाता है। प्रतिष्ठा सर्वेक्षण का तात्पर्य यह है कि किसी संस्थान विशेष को आम जन कितना बेहतर मानते हैं, संकाय सदस्य और नियोक्ता कितना बेहतर मानते हैं। ठीक, संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों के अनुपात की गणना की जाती है। शोध विद्यार्थी और स्नातकों के अनुपात की गणना की जाती है। शोध उपाधि धारकों और संकाय सदस्यों के अनुपात की गणना की जाती है और सलाह एवं परामर्श द्वारा संस्थान द्वारा अर्जित आय की भी गणना की जाती है। इस तरह से शिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थियों की संख्या, संस्था की प्रतिष्ठा और संस्थान द्वारा अर्जित आय महत्वपूर्ण कसौटी होते हैं। शोध के क्षेत्र में पुनः प्रतिष्ठा सर्वेक्षण किया जाता है। शोध आधारित आय की गणना की जाती है। संकाय सदस्य द्वारा प्रकाशित शोध पत्र की गणना की जाती है। तीसरा प्रमुख क्षेत्र है शोध का संदर्भीकरण, साइटेशन ऑफ रिसर्च वर्क। इसके अंतर्गत यह आकलन किया जाता है कि विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों द्वारा किए गए शोध कार्यों का कितना संदर्भ लिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विद्यार्थियों के अनुपात का मापन होता है।
अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू संकाय सदस्यों का मापन होता है और अंतर्राष्ट्रीय शोध भागीदारी का मापन किया जाता है। उद्योगों से आय पांचवां वर्ग है। इसके अंतर्गत नियुक्त संकाय सदस्यों द्वारा उद्योग जगत के साथ अंतःक्रिया और तदुपरांत सृजित आय की गणना की जाती है। तो यह 5 वर्ग थे जिसके आधार पर टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स कार्य करता है। आइए बात करते हैं एक दूसरे प्रमुख रैंकिंग सिस्टम की, जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम। पहले की भांति इस रैंकिंग सिस्टम में भी 4 बृहद क्षेत्र हैं। पहला है अकादमिक प्रतिष्ठा सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत वृहद और प्रतिनिधि आंकड़ों के आधार पर संस्था विशेष की अकादमिक प्रतिष्ठा का सर्वेक्षण किया जाता है। नियोक्ता अधिमान सर्वेक्षण, जहां पहला अकादमिक प्रतिष्ठा सर्वेक्षण अकादमिक विशेषज्ञों और प्रतिनिधि सदस्यों के द्वारा किया जाता है, वहीं नियोक्ता अधिमान सर्वेक्षण में नियोक्ताओं को आधार बनाया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि वे किन संस्थानों में पढ़े हुए स्नातकों को अपने यहाँ नौकरी पर रखना पसंद करेंगे। तीसरा प्रमुख क्षेत्र है शोध का प्रभाव। इसके अंतर्गत पुनः शोध कार्यों के साइटेशन का रेफरेंस लिया जाता है और देखा जाता है कि संस्थान विशेष द्वारा किए गए शोध कार्य का शोध जगत में कितना अधिक संदर्भ लिया जा रहा है। चौथा है संकाय सदस्य और विद्यार्थियों का अनुपात। इसमें यह माना जाता है कि संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों का अनुपात जितना कम होगा उतनी अधिक गुणवत्ता अधिक होगी। अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत 2 क्राइटेरिया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का अनुपात और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संकाय सदस्यों का अनुपात। इसे मापने का कारण यह है कि हमारा कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान कितना विविधता संपन्न है, वे अन्य देशों के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को कितना अधिक आकर्षित कर सकता है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों रैंकिंग सिस्टम भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। इनमें लाभ की प्रवृत्ति और अंतर्राष्ट्रीयता के क्राइटेरिया पर अधिक बल दिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय संस्थानों के संदर्भानुसार NIRF रैंकिंग प्रणाली विकसित की गई। आइए विचार करते हैं, बातचीत करते हैं NIRF के अंतर्गत कौन से मानक हैं और किस तरीके से NIRF रैंकिंग प्रदान की जाती है। वर्ष 2018 से देश के उच्च शिक्षा के सरकारी संस्थानों को NIRF की रैंकिंग में लेना अनिवार्य कर दिया गया है। NIRF की रैंकिंग 11 वर्गों में की जाती है। पहला समग्र रैंकिंग, जिसमें भागीदार प्रत्येक संस्थान के कुल अंक की प्रस्तुति की जाती है। इसके अलावा विश्वविद्यालयवार, अनुसंधान संस्थानवार, चिकित्सा संस्थानों के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कॉलेज के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में, दंत चिकित्सा के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, प्रबंधन और फार्मेसी, कुल मिला के 11 वर्गों में रैंकिंग की जाती है। इसके अंतर्गत भी हमने अलग अलग मानदंड रखे हुए हैं। पहला मानदंड शिक्षण, अधिगम और संसाधन है। इस वृहद वर्ग के अंतर्गत 4 मानकों को निर्धारित किया गया है जो 100 अंक के होते हैं। पहला वर्ग है शोधार्थियों सहित विद्यार्थियों की संख्या। इसका मापन करते हुए किसी संस्थान में स्वीकृत प्रवेश सीटों की संख्या और प्रवेशित विद्यार्थियों का अनुपात ज्ञात किया जाता है, अर्थात प्रत्येक पाठ्यक्रम में कितना निर्धारित स्थान है और कितने विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। संकाय सदस्य और विद्यार्थियों का अनुपात, अस्थायी संकाय सदस्यों पर अधिक बल दिया जाता है और उनके सापेक्ष कितने विद्यार्थी पंजीकृत हैं इसका अनुपात निकाला जाता है। इसे 30 अंक दिया गया है। तीसरा है पीएचडी या समकक्ष अनुभव के साथ संकाय सदस्यों का गुणक। इसके अंतर्गत प्रत्येक संस्थान में पीएचडी उपाधिधारक शिक्षकों को ही प्राथमिकता दी जाती है और उनका मापन किया जाता है। इसके लिए भी 20 अंक निर्धारित है। वित्तीय संसाधन और उनका उपयोग, इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रत्येक एक विद्यार्थी पर किए गए खर्च के आंकड़ों की गणना की जाती है। दूसरा वृहद वर्ग है अनुसंधान और पेशेवर अभ्यास। इसके लिए भी 100 अंक निर्धारित हैं जो अलग अलग उपवर्गों में विभाजित किए गए हैं। पहला वर्ग है प्रकाशनों के लिए गुणक। इसके लिए 35 अंक निर्धारित हैं। इसके लिए प्रत्येक संकाय सदस्य द्वारा किए गए प्रकाशन कार्यों का गुणक तैयार किया जाता है। प्रकाशनों के गुणक से प्रकाशन की गुणवत्ता का आकलन नहीं होता है, इसलिए प्रकाशनों की गुणवत्ता के आकलन का एक अलग वर्ग बनाया गया है जो 35 अंक का है। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि संकाय सदस्यों द्वारा प्रकाशित शोध कार्य का कितना संदर्भ लिया जा रहा है। आईपीआर और पेटेंट की प्रकाशित और स्वीकृत, यह एक प्रमुख वर्ग है। यह शोध की मौलिकता, गुणवत्ता और उपादेयता को व्यक्त करने वाला गुणांक होता है। पेशेवर अभ्यास,
शोध परियोजना द्वारा होने वाली आय और शोध सलाह से अर्जित धनराशि जैसे आंकड़ों को आधार बनाकर पेशेवर अभ्यास की गणना की जाती है। NIRF के अंतर्गत तीसरा प्रमुख वर्ग स्नातक उपलब्धियां हैं। इसके लिए भी 100 अंक का निर्धारण किया गया है और इसको 2 पैमानों पर मापा जाता है। पहला है विश्वविद्यालय परीक्षा का गुणक। इसके अंतर्गत 3 वर्षों की अवधि में नामांकित विद्यार्थियों में से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात निकाला जाता है। दूसरा है शोधार्थियों का गुणक। इसके अंतर्गत 3 वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई शोध उपाधि को आधार बनाया जाता है। NIRF रैंकिंग का चौथा मानदंड है विस्तार और समावेशन। इसके लिए भी 100 अंक निर्धारित हैं। यह क्राइटेरिया विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए निर्मित की गई है। इसके अंतर्गत अन्य राज्यों और देशों के विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाला जाता है, जिसके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। महिला विविधता के लिए महिलाओं का प्रतिशत निकाला जाता है, जिसके लिए 25 अंक निर्धारित हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाला जाता है, जिसके लिए 25 अंक निर्धारित है। दिव्यांग और अक्षम विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाला जाता है, जिसके लिए 20 अंक निर्धारित है। इस प्रकार 5वां मानदंड सहकर्मियों की अवधारणा है। इसके अंतर्गत नियोक्ताओं सहित अन्य हितधारकों के प्रत्यक्षण और विचारों का सर्वेक्षण किया जाता है। इन 5 मानदंडों पर एकत्रित 500 अंकों में से संस्थानों को अंक प्रदान किया जाता है और NIRF में उनकी रैंकिंग की जाती है। पिछले वर्ष प्रकाशित रैंकिंग के आधार पर आप देख सकते हैं कि समग्र रैंकिंग की दृष्टि से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास पहले स्थान पर था। विश्वविद्यालयों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पहले स्थान पर था। इंजीनियरिंग के वर्ग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास पहले वर्ग में था। प्रबंधन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद पहले वर्ग पर था। फार्मेसी में जामिया हमदर्द पहले वर्ग में था। कॉलेज के क्षेत्र में मिरांडा हाउस पहले वर्ग में था। चिकित्सा के क्षेत्र में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पहले वर्ग में था। विधि के क्षेत्र में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु पहले स्थान पर था। वास्तुकला के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की पहले स्थान पर था। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस पहले स्थान पर था और शोध के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटक पहले स्थान पर था। तो मित्रों, इस NIRF रैंकिंग के हमें लाभ क्या है? पहला लाभ यह है कि NIRF रैंकिंग के माध्यम से कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में अपनी यथास्थिति से परिचित हो जाता है। उसे यह ज्ञात हो जाता है कि गुणवत्ता के मानकों पर उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, व्यवस्थागत और प्रक्रियागत सीमाएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं। इस तरह की रैंकिंग प्रणाली के कारण संस्थाओं के प्रदर्शन का तुलनात्मक आकलन भी संभव होता है। इस तरह की रैंकिंग प्रणाली हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों से संबंधित प्रत्येक हित चिंतक को उसकी गुणवत्ता के प्रति भी जागरूक कर देती है। आप देख सकते हैं, मैंने NIRF के जिन मानकों का उल्लेख किया वे मानक प्रत्येक हित चिंतक को सम्मिलित करते हैं। उनमें व्यापक विविधता है और इस विविधता के द्वारा अंतिम निर्णय लेने के स्थान पर संस्थानों को अपनी गुणवत्ता सुनिश्चयन के लिए दिशा प्राप्त होती है। NIRF रैंकिंग के द्वारा हमारे शिक्षा संस्थान अपनी गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए भविष्य में सुधार की योजना को बना सकते हैं और इस तरह से NIRF रैंकिंग उच्च शिक्षा संस्थानों के ब्रांड वैल्यू में वृद्धि करने का एक प्रमुख आधार हो सकती है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थित की गई एक रैंकिंग प्रणाली है, जिसमें हमारे देश में उच्च शिक्षा की आकांक्षा और अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षण शोध के पैमानों का मापन किया गया है। इस तरह से यह रैंकिंग प्रणाली हमें अपनी उच्च शिक्षा की वास्तविक स्थिति को समझते हुए इसके गुणवत्ता संवर्धन के लिए दिशा प्रदान करती है। मैं विश्वास करता हूं यह व्याख्यान आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। धन्यवाद।